तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृति मकरंद कक्षा 9 की बुक। बहुत दिनों से मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स कि भाई इस पे और वीडियोस बनाओ। तो फिर मैं उस टाइम तो बाहर था, फ़िलहाल अभी भी बाहर हूँ। उस टाइम मेरे पास बुक नहीं थी, पर अब बुक है मेरे पास। तो आज हम लोग पाठ 1 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा पाठ समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैंने पाठ 1 का समझा दिया था, पर कोई बात नहीं, आज मैं शुरुआत से और आखिरी तक पूरा पढ़ाता हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो, कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और हाँ यार, थोड़ा मैं बाहर हूँ तो नॉइज़ वॉइज़ आए तो यार थोड़ा देख लेना। तो पाठ 1, पाठ का नाम क्या है? राजश्री गोखले। श्री गोपाल कृष्ण गोखले के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है। ये चैप्टर किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए, ठीक है। लोक सेवकों को कैसा होना चाहिए? गांधी जी ने सोचा कि लोक सेवकों को आखिर होना कैसा चाहिए। इसकी जो कल्पना मूर्ति मैंने अपने मन में बसा रखी है, उस आदर्श के साकार स्वरूप श्री गोखले थे। मतलब जो गांधी जी थे, उन्होंने अपने आप से पूछा कि लोक सेवकों को कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने जो अपने मन में कल्पना मूर्ति बना रखी थी, उसके आदर्श के साकार स्वरूप श्री गोखले थे। वे स्फटिक जैसे निर्मल, गाय जैसे सरल, सिंह जैसे शूर थे। उदारता इतनी अधिक थी कि उसे दोष भी नहीं माना जा सकता। उनकी उदारता इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें दोष भी नहीं माना जा सकता है। मुझे उनके व्यक्तित्व में कहीं रत्ती भर भी दोष नहीं दिख पड़ता। जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि मुझे श्री गोखले के व्यक्तित्व में ज़रा सा भी उन्हें दोष नहीं दिखाई देता। मेरी दृष्टि से राजनेताओं के क्षेत्र में वे एक आदर्श व्यक्ति थे। किसकी दृष्टि से? गांधी जी की दृष्टि से वे राजनेताओं के क्षेत्र में वे एक आदर्श व्यक्ति थे। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ 2 में। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूँगा। ओछे व्यक्तित्व के मनुष्य कभी बड़े काम नहीं कर सकते। मतलब जो अपना खाली सोचते हैं कि मेरा भला हो, बाकी किसी का हो ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसे मनुष्य कभी बड़े काम नहीं कर सकते हैं। जिस चतुरता के बल पे वे नामवरी और सफलता कमाने की आशा लगाते हैं, अंत में वही उन्हें धोखा देती है। मतलब वो जिस चालाकी के बल पे वह अपना नाम कमाना चाहते हैं और सफलता कमाना चाहते हैं, अंत में वही उन्हें धोखा देती है। ओछापन कभी छिप नहीं सकता, और जब वह प्रकट होता है तो अपने ही पराये बन जाते हैं, और वे लोग जो आरंभ में उनकी प्रशंसा किया करते थे, वे ही अंत में निंदक असहयोगी बन जाते हैं। मतलब जो गंदी सोच वाले हैं, ओछापन, मतलब अभी मैंने बताया था कि जो मतलब अपना भला चाहते हैं, दूसरों का नहीं, तो वो जब सामने आता है, कहते हैं ना, झूठ कभी छिप नहीं सकता है, एक ना एक दिन सामने आता ही है। तो वही लिखा हुआ है, ओछापन कभी छिप नहीं सकता है। और जब वह प्रकट होता है, मतलब जैसे तुम झूठ कोई बोल दो और जब वो किसी के सामने आता है ना, तो जो तुम्हारे साथ होते हैं वो साथ नहीं देते हैं और अपने पराये बन जाते हैं। और वही लोग जो प्रशंसा करते थे शुरुआत में, वही तुम्हारी बुराइयां करेंगे और असहयोगी बन जाते हैं। यो सीमित दायरे में जीवन क्रम रखने वाले को भी वैयक्तिक सफलताओं के लिए
उदात्त दृष्टिकोण ही रखना अपेक्षित है, पर जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना हो उसे ओछापन छोड़कर उदारता और साधुता का ही अवलंबन लेना चाहिए। मतलब इस सीमित दायरे में जीवन क्रम रखने वाले को भी आम सफलताओं के लिए उदात्त दृष्टिकोण रखना चाहिए, अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए। अपेक्षित है, पर जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना हो, मतलब जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना हो उसे ओछापन छोड़कर उदारता और साधुता का ही अवलंबन लेना चाहिए। मतलब उसे कामचोरी छोड़कर उदारता और साधुता का ही अवलंबन लेना चाहिए। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अभाव में मनुष्य के सारे गुण निरर्थक सिद्ध होते हैं। विशेषतया सार्वजनिक कार्यकर्ता की सफलता तो संदिग्ध हो ही जाती है। मतलब विशेषतया सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सफलता तो संदिग्ध, मतलब उसमें संदेह हो ही जाता है। धूर्तता के बल पर कोई व्यक्ति लोक नेता के पद पर देर तक आसानी से नहीं रह सकता। मतलब गलत काम करने के बल पर, मतलब अपने आप को दिखा के कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये करवा दूँगा, तो उसके बल पर कोई भी व्यक्ति लोक नेता के पद पर आसानी से देर तक नहीं रह सकता, भले ही वह किसी प्रकार उसे कुछ समय के लिए प्राप्त करने में सफल हो जाए। मतलब वो देर तक नहीं रह सकता, पर वो भले ही किसी प्रकार कुछ भी करके उसे कुछ समय के लिए प्राप्त करने में सफल हो जाए। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। गांधी जी जौहरी थे। गांधी जी कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी जौहरी थे। वे मनुष्यों को परखते थे, गुणों के आधार पर नहीं। वो मनुष्यों को परखते थे पर गुणों के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर। गोखले को उन्हें परखा तो खरा पाया। राजश्री गोखले को गांधी जी ने परखा तो उन्हें खरा पाया और सच्चे मन से उनके अनुयायी हो गए। वे उन्हें अपने राजनैतिक गुरु के रूप में मानते थे। गांधी जी उन्हें कैसे मानते थे? वे उन्हें राजनैतिक गुरु के रूप में मानते थे और अपनी गतिविधि निर्धारित करने में उनसे बहुत मार्गदर्शन ग्रहण करते थे। मतलब अपनी गतिविधि निर्धारित करने में गांधी जी राजश्री गोखले जी से बहुत मार्गदर्शन, मतलब रास्ता कह लो, एक तरह से रास्ता ग्रहण करते थे। ऋषि शब्द की व्याख्या करते हुए यही कहा जा सकता है कि मानव जीवन की समस्याओं पर जो समग्र रूप से विचार कर सकें। ऋषि शब्द की व्याख्या करते हुए क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि मानव जीवन की समस्याओं पर जो समग्र रूप से विचार कर सके, युग के अनुरूप अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकें, गिरोह को उठाने के लिए जिनके मन में तड़पन उठती हो और स्वयं तपस्वी जीवन बिताते हुए दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न करें, वही ऋषि है। ऋषि शब्द की व्याख्या, मतलब ऋषि कौन होते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ऋषि शब्द की व्याख्या करते हुए यही कहा जा सकता है कि मानव जीवन की समस्याओं पर जो समग्र रूप से विचार कर सकें, युग के अनुरूप अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकें, गिरोह को उठाने के लिए जिनके मन में तड़पन
उठती हो और स्वयं तपसी जीवन बिताते हुए दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न करें, वही ऋषि है। काका कालेलकर ने पिछले दिनों भारत में जन्मी विभूतियों में से देवेंद्रनाथ ठाकुर, रानाडे, अन्ना साहब पटवर्धन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, गोखले, गांधी, अरविंद, रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसी बेसेंट आदि महामानवों को ऋषि श्रेणी में गिना है। वे सच्चे ब्राह्मण थे। ये सब कौन थे? वे सच्चे ब्राह्मण थे। राजनीति में धर्म का प्रवेश उन्हें आवश्यक माना और इसके लिए अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करते रहे। एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और ब्राह्मण होने की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने लगे। गोखले ने उत्तर दिया, यदि किसी वंश में जन्म लेने के कारण मुझे श्रेष्ठ माना जाए तो ऐसी श्रेष्ठता को दूर से ही मेरा नमस्कार है। मतलब गोखले ने उत्तर दिया कि अगर किसी वंश में जन्म लेने के कारण मुझे श्रेष्ठ माना जाए तो ऐसी श्रेष्ठता को दूर से ही मेरा नमस्कार है। मनुष्य गुणों में श्रेष्ठ बन सकता है, फिर चाहे वह किसी देश, जाति या वर्ग का क्यों ना हो। मनुष्य जो है गुणों में श्रेष्ठ बन सकता है, चाहे वह किसी भी देश, जाति या वर्ग का क्यों ना हो। गोखले ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, पर उनकी श्रेष्ठता जन्म में नहीं कर्म में सन्निहित थी। गोखले जो थे वो किस कुल में जन्मे थे? ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, पर उनकी श्रेष्ठता जन्म में नहीं कर्म में सन्निहित थी। अब आता है ये सत्य की रक्षा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले तब विद्यार्थी थे। उस टाइम जब ये सब बात करी जा रही है तब वो विद्यार्थी थे। एक दिन की बात है कि कक्षा में अध्यापक ने गणित का प्रश्न पूछा। प्रश्न थोड़ा कठिन था, इसलिए कोई भी विद्यार्थी उसे हल नहीं कर पाया। एक गोपाल कृष्ण ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रश्न का सही उत्तर बताया। उससे अध्यापक को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने इसके लिए गोपाल कृष्ण को पुरस्कृत भी किया, किंतु पुरस्कार प्राप्त करने के साथ ही उनकी मानसिक बेचैनी और अशांति बढ़ती ही गई। घर पहुंचकर तो उनकी अशांति और भी तीव्र हो उठी। रात कठिनाई से बिता पाए। उन्हें अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। गोपाल कृष्ण दूसरे दिन विद्यालय पहुंचे और सीधा अध्यापक के कमरे की ओर चले गए। पुरस्कार वापस करते हुए बालक गोखले ने निवेदन किया, गुरुजी, इस पुरस्कार का अधिकार मैं नहीं, उत्तर तो मैंने दूसरे विद्यार्थी से पूछकर बताया था, इसलिए यह पुरस्कार तो उसे ही मिलना चाहिए। अध्यापक महोदय ने गोपाल के इस साहस की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने सब विद्यार्थियों को एकत्रित करके समझाया, जो लोग सत्य के विमुख आचरण करते हैं उनकी झूठ पकड़ में ना भी आए तो भी इसी तरह अशांति होती है।
जैसे गोपाल कृष्ण गोखले को हुई। लेकिन फिर भी पुरस्कार गोपाल कृष्ण गोखले को ही लौटाते हुए अध्यापक ने कहा, इस पर अब तुम्हारा वास्तविक अधिकार हो गया है क्योंकि तुमने सत्य की रक्षा की। तो दोस्तों, इसमें जो पूरा लिखा हुआ है सत्य की रक्षा, तो एक बार गोपाल श्री कृष्ण जब अपने क्लास में बैठे थे तो अध्यापक ने एक प्रश्न पूछा जो कि हाँ कठिन था थोड़ा, तो कोई भी पूरे क्लास में कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। एक अकेले गोपाल श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उत्तर दिया। तो वो देखकर अध्यापक को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गोपाल श्री कृष्ण को पुरस्कार दिलवाया। पर पुरस्कार मिलने के बाद ही गोपाल श्री कृष्ण को बेचैनी होने लगी क्योंकि उस पुरस्कार पर उनका असली हक नहीं था। वो घर गए, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। वो रात में ढंग से सो भी नहीं पाए और फिर सुबह दूसरे दिन उठकर विद्यालय आए और सीधे अध्यापक के कमरे में चले गए और उन्होंने कहा पुरस्कार लौटाते हुए कि अध्यापक, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने तो उस प्रश्न का उत्तर एक विद्यार्थी से पूछकर बताया था, तो ये पुरस्कार उसे ही मिलना चाहिए। पर अध्यापक को इसकी बात अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि ये उनका नहीं है, और कोई होता तो वह चुपचाप रख लेता कि चलो मेरे को पुरस्कार मिला है। पर नहीं, इन्हें नहीं अच्छा लगा कि मैंने तो उत्तर किसी से पूछ के दिया है, असली हक तो उसका है इस पुरस्कार पर, तो वो दे आया उन्हें। पर अध्यापक को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये पुरस्कार वापस इन्हीं को दे दिया, गोपाल श्री कृष्ण को, कहते हुए कि इस पर अब तुम्हारा वास्तविक अधिकार हो गया है क्योंकि तुमने सत्य की रक्षा की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पाठ एक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, 2 प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न। ऋषि किसे कहा जाता है, मैंने आपको पूरा समझाया था, पूरा पैराग्राफ। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी बताया था। तो आपको इन दोनों का आंसर कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। अब इसके आगे है कृतज्ञता के प्रतीक। गांधी जी एक राजनीतिक गुरु देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले बचपन में बहुत गरीब थे। जैसे तैसे स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद जब कॉलेज की पढ़ाई का समय आया तो खर्चे का प्रश्न उपस्थित हुआ। गोखले के बड़े भाई गोविंद राम को अपने छोटे भाई की योग्यता और प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, मैं मेहनत मजदूरी करके छोटे भाई को अवश्य पढ़ाऊंगा। बड़े भाई की पत्नी ने देवर के लिए अपने गहने तक बेच दिए। प्रारंभिक फीस का प्रबंध किया और उन्हें राजा राम कॉलेज कोल्हापुर में दाखिल करा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है गोखले बचपन में बहुत गरीब थे। जैसे तैसे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई का समय आया तो खर्चे का प्रश्न उपस्थित हुआ। गोखले के बड़े भाई का क्या नाम था, गोविंद राम। तो गोखले के बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई की योग्यता और प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। उन्हें, जो उनके बड़े भाई थे, उन्हें अपने छोटे भाई की योग्यता और प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, मैं मेहनत मजदूरी करके छोटे भाई को अवश्य पढ़ाऊंगा। बड़े भाई की पत्नी ने देवर के लिए अपने गहने तक बेच दिए। मतलब बड़े भाई की पत्नी जो थी, उन्होंने अपने देवर के लिए गहने तक बेच दिए और शुरुआत की जो फ़ीस होती है उसका प्रबंध उन्होंने किया और राजा राम कॉलेज कोल्हापुर में दाखिल करा दिया।
तो इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।